मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं विनायक नेशनल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। मेरा आज आज हमारा हम लोगों का जो है क्लास कौन सा है? सेकंड क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? बेसिक फिटिंग का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे आज? 5 पार्ट, 5वां पार्ट पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग पार्ट 4 पढ़े थे और ये आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट? 5 किसका? बेसिक फिटिंग का। ठीक है, तो हम लोगों का आज बेसिक फिटिंग चलेगा। ठीक है, बाकी ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ज्वाइन करते रहिए और ढेर सारा आगे बढ़ाते रहिए। तो हम लोग चलिए अपने क्लास की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 का। देखिए पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्या कह रहा है? घुमावदार ग्रूव्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? यानी विच सीजर इज यूज्ड फॉर कटिंग कर्व ग्रूव। यानी जो कर्व ग्रूव होता है, जहाँ पे कर्व रहता है, ग्रूव रहता है काटने के लिए, स्लॉट लाइनें जैसे ग्रूव काटने के लिए, यानी की वगैरह में काटने के लिए किस चीजल का यूज किया जाता है? फ्लैट चीजल से हमारा नहीं कटेगा। फ्लैट चीजल का जो हमारा नोक रहता है वो इस प्रकार रहता है, तो उससे हम हमारा काट सकते हैं? नहीं काट सकते। फ्लैट चीजल हमारा नहीं होगा। वेब चीजल, वेब चीजल किस काम आता है हमारा? चैन ड्रिलिंग जब करते हैं तो चैन ड्रिलिंग करने के बाद दो धातुओं को जो ड्रिलिंग की जाती है तो पार्टों को हटाने के लिए वेब चीजल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये गलत है। क्रॉस कट चीजल, ठीक है, क्रॉस कट चीजल किसी चीज की चिपिंग करने के लिए क्रॉस कट चीजल का यूज करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हाफ राउंड नोज छेनी। सही आंसर क्या हो जाएगा? हाफ राउंड नोज छेनी। ठीक है, यानी घुमावेदार ग्रूव्स काटने के लिए कौन सी छेनी का यूज करते हैं? हाफ राउंड ग्रूव्स छेनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 5 पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़िए क्वेश्चन आराम से, बताइए क्या कह रहा है। देखिए, मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज फॉर मार्किंग पर्पस? यानी जब वर्क पीस पे, ठीक है, वर्क पीस पे हम पंचिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, पंचिंग करते हैं, तो मार्किंग कर रहे हैं ना, परमानेंट मार्किंग वो होता है। वो कौन सी मार्किंग होता है? परमानेंट मार्किंग, पंचिंग के द्वारा। तो जब पंचिंग करते हैं तो किस हैमर, कितने वेट का हैमर यूज करते हैं? पहले तो कौन सा हैमर यूज करते हैं? बाल की हैमर। ठीक है, मार्किंग के लिए बाल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी मार्किंग के लिए बाल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो होता है हमारा, और पूछा गया है कितने वेट का, यानी जो बाल पिन हैमर होता है उसका वेट कितना तक रहना चाहिए? ठीक है, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 450 ग्राम। 450 ग्राम जो होता है ज्यादा वेट हो जाता है। ठीक है, उसका नॉर्मली रहना चाहिए, न कि बहुत ज्यादा अधिक, न कि कम, क्योंकि हमारा पंचिंग करना रहता है, हल्का रहता है। तो 300 ग्राम नहीं यूज होता है, 250 ग्राम। कितने ग्राम का यूज होता है? 250 ग्राम का। ठीक है, 200 ग्राम बहुत हल्का ही हो जाता है, तो इसलिए हमारा कितना का होता है? 250 ग्राम। यानी मार्किंग के लिए जो बाल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है
जिस हैमर का देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आपको दो आंसर बता दिया, यानी मार्किंग उद्देश्य के लिए जो हैमर यूज किया जाता है, किए जाने हथौड़े का वजन जो होता है 250 ग्राम, और किस हैमर का यूज करते हैं, बाल पिन हैमर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रूव मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग, यानी विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। यानी जब फाइलिंग विकर्ण तरीके से करेंगे तो उसका अनुचित तरीका क्या है। असमान फाइलिंग सतह, यानी जो फाइलिंग करेंगे वो सतह असमान होगा, अनइवन होगा, या फिर स्क्रैच ऑन द सरफेस, या फिर सतह पे हमारा स्क्रैच आएगा, खरोच पड़ेगा। ठीक है, या फिर कन्वेक्सिटी ऑन द सरफेस, यानी सतह पर उत्तलता होगी, या फिर इम्प्रूव फिनिशिंग ऑन सरफेस, या सतह पर सही फिनिशिंग न होना, क्या होगा इसमें से। यानी विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव करेंगे तो जो विकर्ण फाइलिंग होती है उसके अगर अनुचित तरीके का यूज करेंगे तो क्या होगा। अनुचित तरीके से अगर यूज करेंगे तो हमारा सतह पर फिनिशिंग न होना, ये तो होगा ही। ठीक है, ये हमारा होगा ही। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कन्वेक्सिटी ऑफ द सरफेस, सतह पर उतरता, ये भी हो जाएगा, ये हमारा आंसर गलत है। स्क्रैचेस ऑन द सरफेस, यानी सतह पर खरोच जैसा, तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा, यानी अनइवन सरफेस फिनिशिंग, असमान फिनिशिंग सतह। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए which chisel is used to remove excess material from welding joint and casting, यानी वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग के अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस श्रेणी का उपयोग करते हैं। यानी जो जॉइंट धातु होते हैं वेल्डिंग के द्वारा, उसको अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस चीजल का यूज करते हैं। फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड। तो हाफ राउंड जो होता है वो कॉर्नर के लिए होता है। ठीक है, क्रॉस कट जो होता है वो चिपिंग करने, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। वेब चीजल गैंग ड्रिलिंग के बाद दो धातुओं को अलग करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वेब चीजल चैन ड्रिलिंग के बाद, गैंग ड्रिलिंग के बाद जो धातुओं को अलग करने के लिए, क्रॉस चिपिंग हाफ राउंड का जो है कॉर्नर और ज्वाइंट को अलग साफ करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, ये भी हमारा क्या है, फाइल है। कौन सी फाइल है, यही पूछ रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, यानी इस फाइल का नाम क्या है। ये फाइल कभी यूज किए होंगे नहीं, देखे होंगे नहीं, तो इस फाइल का नाम क्या है। रोटरी फाइल, टिंकर्स फाइल, बैरेट फाइल, क्रॉसिंग फाइल। क्रॉसिंग फाइल आपसे पहले फिगर में दिखा है, बैरेट ऐसा फाइल नहीं होता। टिंकर्स पार्ट 4 में जो फिगर दिखाए थे एक टिंकर्स का, वो आपको दिखाए थे कैसा होता है। तो यानी ये तीनों फाइलें हमारी नहीं है। कौन सी फाइल है ये, हमारी रोटरी फाइल। ठीक है, ये प्रोडक्शन लाइन में यूज होता है, प्रोडक्शन लाइन वगैरह में ये फाइल यूज होता है। तो इस फाइल का नाम क्या है, रोटरी फाइल। इस बिल्कुल इसको देखेंगे, देख के आप बता सकते हैं, माइंड में सेट कर लीजिए। ये कोन की तरह एक होगा, ठीक है, बिल्कुल बर्फ की तरह। ठीक है, ये कौन सा फाइल हमारा है, रोटरी फाइल। ठीक है, सही आंसर क्या है, रोटरी फाइल। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाई चाक इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑन द फेस ऑफ द फाइल, यानी फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है। अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए, चिप हटाने के लिए, चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। तो देखिए पहला दिया रहा है टू रिड्यूस एक्सेसिव प्रेशर, यानी अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए, यानी उस पर प्रेशर जो होता है उसको कम करने के लिए नहीं,
उसको कम करने के लिए नहीं यूज होता है। चिप हटाने के दर को बढ़ाने के लिए, यानी जो चिपिंग यानी जो एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें मटेरियल हटता है फाइलिंग करने पे, तो उसको अधिक दर को बढ़ाने के लिए नहीं, उसके लिए नहीं होता है। टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, यानी पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। सही आंसर क्या होगा? पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, यानी इसलिए चॉक लगाया जाता है, ठीक है, अप्लाई किया जाता है उस पर, क्योंकि जो पेनिट्रेशन और पिनिंग होता है, यानी जो फाइलिंग करेंगे जब, तो फाइलिंग करने के दौरान जो होता है हमारा जो उसमें से छोटे छोटे कण निकलते हैं, चूर्ण निकलते हैं, तो फाइल में हमारा फिक्स ना हो, उसमें बैठे ना, जब बैठ जाता है तो उसको फाइल फिर वर्क नहीं करता है, तो उसको फाइल को फिर क्या करना पड़ता है? पिनिंग ऑफ फाइल, यानी उसको साफ करना पड़ता है वायर ब्रश के द्वारा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कम करने के लिए पेनिट्रेशन और पिनिंग, न कि उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, देखिए, पढ़िए इसको, बताइए। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्साब्लेड? फाइन पिच हेक्साब्लेड का उपयोग क्या है? यानी जो फाइन पिच होता है बिल्कुल महीनी जैसे, उसका उपयोग क्या है? मुलायम धातुओं को काटने के लिए नहीं, हाई स्पीड स्टील का यूज होता है मुलायम धातुओं को, ठीक है। टू कट हाई स्पीड स्टील, ठीक है, इसका भी नहीं होगा। टू कट हाई कार्बन स्टील, यानी ये सब मटेरियल जो है ये मजबूत हैं, तो इनके लिए नहीं यूज होगा। कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? कंड्यूट, कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए, यानी फाइन पिच जो होता है बिल्कुल महीन होता है, हल्का होता है। आपको पिच बताया है, फाइन पिच जो होता है यानी पिच उसका जो रहेगा वो बहुत महीन रहेगा, हल्का रहेगा, तो हल्के से हमारा जो है भारी धातु, मोटा धातु नहीं काट सकते, यानी मुलायम धातु जो काटे स्लिप करेगा उससे हमारा कट नहीं सकता। हाई स्पीड स्टील जो होता है इसको काटने के लिए यूज हम नहीं कर सकते। हाई कार्बन स्टील, ये जो हार्ड मटेरियल होता है, इन सबों को काटने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो इसमें से किसके लिए हम काटने के लिए यूज करेंगे? कंडक्ट और पतली ट्यूबों को काटने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, बताइए। बताइए, देखिए, कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 into 1.5, यानी इतने के लिए टैप ड्रिल की साइज की गणना जब करेंगे तो कितना आएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गणना कर दीजिएगा, इसका गणना जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 8.8 mm, ठीक है। सही आंसर क्या होगा हमारा? 8.8 mm, यानी जो टैप ड्रिल होता है उसका साइज निकालने के लिए इसको गणना करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 8.8 mm, ठीक है, गणना कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्रूट एंड ए ड्रिल, यानी एक ड्रिल में फ्रूट के बीच के भाग का नाम क्या है, ठीक है। तो आपको फिगर दिखाए थे, बताए भी थे, लीप, वेब, पॉइंट, सिंक। तो फिगर जो दिखाए थे ऐसे हमारा, ठीक है, तो मान लीजिए जैसे ये हमारा ड्रिल बिट जैसे ऐसे मतलब कुछ इस प्रकार रहता है ना, तो सॉरी, मान लीजिए यानी जो फ्रूट्स होता है, देखिए लिप हमारा, मान लीजिए ये जो है क्या है?
ड्रिल बिट। तो ड्रिल बिट में जो ये पॉइंट था ऐसे जो नीचे का था, तो इसको हम कहते हैं लिप। ये जो हमारा था आपको बताए थे पहले वाले में, इससे लिप। दूसरा दिया है वेव, यानी फ्रूट के बीच के भाग। तो जो उसमें फ्रूट कटी थी, ठीक है, ऐसे जो फ्रूट कटी थी उनके जो बीच का भाग था, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, वेव कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। लीफ हमारा कौन सा है, उसके ये जो पॉइंट होता है, ये इसके ये वाला भाग को हम लीफ कहते हैं। पॉइंट, यहाँ पे जो ड्रिल का जो ये पॉइंट होता है, जहाँ पे सेंटर रहता है उसका नुकीला वाला, जहाँ को टच करते हैं पॉइंट को, उसको हम कहते हैं पॉइंट। सैंक, सैंक जो होता है हमारा, ये मान लीजिए ड्रिल बिट है, ठीक, ड्रिल बिट का जो ये ऊपर का बॉडी होता है, ठीक है, ये हमारा बॉडी, ये ऊपर का सैंक। तो जो ड्रिल चक में फिक्स करते हैं उसको कहते हैं हम सैंक कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेव, ठीक है। फ्रूट के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, ठीक है। सही आंसर हमारा बी, वेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, इस बार नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग निकालना है, ठीक है, ये भी आपको बता चुके हैं, ठीक। बहुत ऐसा क्वेश्चन आपको बता दिया, सॉल्व भी करके दिखाए हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। 157, कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेन स्केल, वर्नियर स्केल, फिर उसके बाद लिस्ट काउंट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल, अरे मेन स्केल हमारा हो जाएगा, फिर वर्नियर स्केल, फिर लिस्ट काउंट, ठीक है। इसका सही क्या हो जाएगा हमारा, 157, यानी ऊपर का देखेंगे काउंट करेंगे 157, ठीक है, डिग्री, फिर उसके बाद 30, ठीक है, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर ए यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस, यानी बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। यानी जो बाहरी डायमेंशन होता है उसको चेक करने के लिए, ठीक है, बाहरी डायमेंशन को कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। यानी जो दोनों बाहरी सतह होता है उसको मापने के लिए कौन सा दबाव जो होता है वो सुनिश्चित करता है, ठीक है, वही पूछ रहा है। तो बाहरी माइक्रोमीटर होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर, ठीक। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर को समान दबाव सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं, देखिए एनविल जो होता है, ठीक, एनविल, एनविल हमारा ये जो हमारा फ्रेम रहता है, ठीक है, एक इधर से रहता है, ये कार्बाइड टिप लगी रहती है, एक इधर से कुछ इस प्रकार रहता है, ठीक है, ये हमारा एनविल होता है, ये हमारा स्पिंडल होता है, ठीक है। तो एनविल हमारा उसका दबाव सुनिश्चित नहीं करता है, उसको तो जितना प्रेशर करेंगे वो आता जाएगा। थिम्बल हमारा, थिम्बल से कोई मतलब नहीं, थिम्बल हमारा थोड़ी उसमें प्रेशर करता है, नहीं, थिम्बल हमारा नहीं करता है। स्पिंडल, स्पिंडल ये हमारा होता है, ये एनविल, ये स्पिंडल, ये भी हमारा नहीं करता है। तो जो दबाव सुनिश्चित करता है, यानी कितने प्रेशर पे हमारा अब टाइट हो चुका है, वो जो सुनिश्चित करता है क्या करता है, रैचेट स्टॉप, यानी जो स्पिंडल का लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो रहता है जिसके द्वारा रैचेट रहता है, लॉक लॉक करते हैं, तो जब वो दबाव सुनिश्चित हो जाए, क्लियर हो जाए कि अब ये दब चुका है, तो रैचेट को घुमाया जाता है, तो चट चट की आवाज आती है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो है दबाव है वो सुनिश्चित हो चुका है, ठीक है, क्लियर हो चुका है हमारा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है, यानी किसके द्वारा दबाव सुनिश्चित किया जाता है, रैचेट स्टॉप के द्वारा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए, विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज ए इंटरनल पार्ट ऑफ द मेन स्केल, यानी वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरनल पार्ट है, यानी जो वर्नियर हाइट गेज होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं, मार्किंग करते हैं, ठीक है, दोनों वर्क एक साथ कर सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं, वर्नियर हाइट गेज, ठीक है। तो वही पूछ रहा है उसका इंटरनल यानी हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड जो स्लाइडर होता है, मुख्य स्लाइडर का इंटरनल पार्ट, उसमें इंटरनल पार्ट कौन सा होता है वही पूछ रहा है। जा, बेस, बीम, जा, क्लैंप, ठीक है। तो जा क्लैंप यानी जो जॉ होता है, जा जिससे हम स्क्राइबर को, जो स्क्राइबर होता है उसको कह रहे हैं, तो उसको जो पकड़ता है उसी को कह रहे हैं, तो वो इंटरनल पार्ट हमारा नहीं होता है, वो एक्सटर्नल होता है। बीम, बीम यानी बाहरी वो आता है, जो हमारा मेन स्केल होता है उसका जो बाहरी भाग होता है जिसपे दर्शाया जाता है वो हमारा बीम होता है, ठीक है। तो बीम भी हमारा नहीं होगा। बेस यानी जो वर्नियर हाइट गेज होता है, तो जिसपे वो टिका रहता है, ठीक है, नीचे का जो उसपे लगा रहता है ना एक भाग नीचे का, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस। तो बेस हमारा बाहरी हो जाएगा ना, बाहर है, ठीक है। इंटरनल, इंटरनल का मतलब जो अंदर है उस वो कौन सा भाग होता है, जॉ, ठीक है, जो पकड़ा रहता है अंदर उसको कहते हैं जॉ। सही आंसर क्या होता है, जॉ। नोट कर लीजिए इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, स्लाइडिंग, स्क्रू और नट, रैक और पिनियन, वर्म और वर्म व्हील, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो स्लाइडिंग, ठीक है, स्लाइडिंग हमारा नहीं होता है, स्लाइडिंग हमारा किस में होता है, माइक्रोमीटर में, बताइए क्या होता है, स्लाइडिंग जो होता है वो हमारा वर्नियर स्केल में होता है, उसमें स्लाइडिंग वाला वर्क रहता है, ठीक है, स्लाइड करता है। स्क्रू एंड नट यानी टाइट और ढीला, यानी स्क्रू जो रहता है, मान लीजिए ये स्क्रू नट हो गया, लगा के टाइटर कर, ठीक है। तो हमारा माइक्रोमीटर जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, स्क्रू और नट के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। स्क्रू और नट ही की तरह रहता है, नट की तरह रहता है, मान लीजिए एक तरफ से टाइट करते हैं तो फिर वो जाके चिपक जाता है, ऊपर से मान ला हमारा रैचेट और थिम्बल को घुमाते हैं तो हमारा स्पिंडल जो होता है वो आगे जाता है, ठीक है, स्लाइडिंग हमारा नहीं होगा। रैक और पिनियन ये भी नहीं होगा, वर्म और वर्म व्हील। रैक और पिनियन जो होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर, अरे सॉरी, डायल कैलिपर जो होता है उसके लिए हमारा रैक और पिनियन होता है, देखेंगे नीचे पिन जैसे नुमा रहता है, ऊपर डायल रहता है, ठीक है, उसको हम घुमा के रोटेट करके समतलता चेक करते हैं, उसको हम रैक पिनियन के वर्क सिद्धांत पे वो कार्य करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्क्रू एंड नट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ माइक्रोमीटर, यानी डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है, यानी जो डेप्थ मीटर रहता है, माइक्रोमीटर गहराई अंदर का गहराई मापने के लिए लंबी स्लीव के द्वारा, लंबी स्पिंडल के द्वारा, समायोजक बेस के द्वारा, एक्शन रॉड के एक सेट के द्वारा, यानी एक्सटेंशन रॉड जो उसमें लगा होता है उसके एक सेट के द्वारा, तो किसके द्वारा माप मेजर किया जा सकता है वही हमारा पूछ रहा है। तो देखिए उसमें स्लीव जो रहता है, स्लीव, स्लीव से हमारा गहराई नहीं मापा जाता है, ठीक है, स्लीव से हमारा गहराई जो होता है वो नहीं मेजर किया जा सकता, ठीक है। लेंथ स्पिंडल, स्पिंडल से हमारा नहीं मेजर करते हैं, ठीक है,
लेंथ हमारा सिंपली आप लोग जानते हैं किससे उसमें मेजर करते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर में एक्सटेंशन रॉड लगा के उसकी डेप्थ को हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो समायोजक बेस के द्वारा, बेस हमारा जो रहता है उसको हम जिस वस्तु पे गहराई मापना रहता है इस पे, तो वह जो बेस इसलिए उसमें रहता है, इस पे हमारा समय समान जो है समतलता पे वो बनी रहे, टिकी रहे, बैठ जाए, उस पर फिक्स हो जाए, तो एडजस्टेबल बेस ये हमारा नहीं होगा। डी इज करेक्ट, ये तीनों रॉन्ग, तो डी इज करेक्ट। यानी इक्विपेड विथ ए सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड, यानी एक्सटेंशन रॉड के द्वारा एक सेट के द्वारा मेजर हम कर सकते हैं उसकी गहराई, ठीक है। यानी किसी चीज की गहराई मापते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर से, तो उसमें क्या होता है, एक्सटेंशन रॉड से हम उसकी गहराई मेजर करते हैं, ठीक है। इसी में अगला आगे क्वेश्चन आएगा, दिखाएंगे लगता है। देखिए इसका भी वही रीडिंग निकालना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे जब इसका रीडिंग, तो क्या होगा 0.787, ठीक है। क्या होगा हमारा 0.787, ठीक है। मेन स्केल, सिंबल स्केल इनटू लिस्ट काउंट, फार्मूला आपको बता चुके हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, क्लास में पिछली क्लास में देखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 0.787, ठीक है। इसकी रीडिंग आएगी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यानी मापने के दौरान बेबल प्रोटेक्टर कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह को कांटेक्ट में होता है। यानी जब भी मेजर करते हैं तो बेबल प्रोटेक्टर जो होता है उसका कौन सा हिस्सा जो होता है इंक्लाइंड सतह जो होती है, सतह के कांटेक्ट में रहता है, यानी जो सतह रहता है उसको टच करता है। कौन करता है, डायल, डायल हमारा नहीं करता है, क्योंकि हमारा ये जो हमारा सतह है, फिर उसके बाद हमारा ब्लेड लगा रहता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका डायल रहता है, ठीक है, इधर भी वो रहता है, तो डायल हमारा नहीं होगा। डिस्क डायल के सामने ऊपर उसको डिस्क जो इसमें हमारा दर्शाता है, डिस्क भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हमारा सतह को टच करता है ब्लेड, ना कि स्टॉक, ठीक है। स्टॉक हमारा इस साइड ऊपर रहता है ब्लेड के ऊपर, ठीक है। जो कुछ भी रहता है ब्लेड के ऊपर ही हमारा सब कुछ रहता है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा ब्लेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं, पढ़िए अगला क्वेश्चन, बताइए, समझाइए, समझिए। देखिए which part in drilling machine is to achieve different speed, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, फ्लैट पुली, जॉकी पुली, स्टेपेड पुली या फास्ट एंड लूज पुली। फास्ट एंड लूज पुली नहीं यूज होता है। जो ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए, तो विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए हम स्टेपेड पुली का यूज करते हैं। कौन सी पुली का, स्टेपेड पुली का यूज करते हैं, जॉकी पुली का नहीं, फ्लैट पुली का नहीं, ना कि फास्टेड पुली, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी स्टेपेड पुली का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्स के भाग में नाम पूछ रहा है, इसको बताना है। ये क्या है हमारा पेडेस्टल ग्राइंडर है, क्या है पेडेस्टल ग्राइंडर है। व्हाट इज अ पार्ट ऑफ एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसको पूछ रहा है। टूल रेस्ट, ठीक है, टूल रेस्ट, आई शील्ड, व्हील गार्ड, ग्राइंडिंग व्हील, यानी ग्राइंडिंग व्हील,
कहाँ पे है हमारा, ये जो हमारा पार्ट है वो ग्राइंडिंग व्हील, यानी जिसके द्वारा हम ग्राइंड करते हैं, तो ये हमारा क्या है, ग्राइंडिंग व्हील है। व्हील गार्ड यानी जो हमारा ये ऊपर से कवर लगा है, इसका व्हील के ऊपर कवर, उसको हम कहते हैं व्हील गार्ड। ये हमारा व्हील है, ये हमारा व्हील गार्ड है। आई शील्ड, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, आई शील्ड है, ये आई शील्ड है, ठीक है। ताकि जब व्हील गाड़ी चलता है, व्हील जो चलता है, तो उसमें जो भी चिंगारियां निकलती हैं वो हमारे आंख पे डायरेक्टली न जाए, तो इसको आई प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, आई शील्ड, ठीक है। तो ये हमारा तीनों गलत हो गया। सही आंसर क्या है हमारा, टूल रेस्ट। ये हमारा क्या है, पूरा जो है हमारा टूल रेस्ट है। सही आंसर क्या हो जाएगा, टूल रेस्ट। ये हमारा फिगर किस चीज का है, पेडेस्टल ग्राइंडर का, ठीक है। सही आंसर क्या है हमारा, टूल रेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, इस फाइल का नाम क्या है, हैंड फाइल, रास्प कट, सिंगल कट, कर्व कट। देखिए, जो फाइल होती है, ये जो इस तरफ फाइल जो होती है हैंड फाइल होती है। कर्व जो रहता है थोड़ा सा ये हमारा कर्व रहेगा, ठीक है। सिंगल कट में इसमें कट जो रहता है वो सिंगल रहता है। ये कौन सा है हमारा, रास्प कट। सही आंसर क्या हो जाएगा, रास्प कट। इसका यूज जो होता है हम आपको पिछली क्लास में बताए भी है, इसका यूज किस काम में हम करते हैं। सही आंसर क्या है, रास्प कट फाइल, हैंड फाइल नहीं होगा, सिंगल कर्व। इसका यूज जो हम बताए थे आपको, किस लिए बताए थे, लकड़ी वर्क और चमड़े में काम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो चमड़ा वगैरह घिसने के लिए लकड़ी वगैरह में काम इसका यूज करते हैं, रास्प कट फाइल का। ये जो है हमारा ये एक तरह उभरा उभरा पार्ट इसमें रहता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है हमारा, रास्प कट फाइल। ये कौन सी फाइल है, रास्प कट, ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। What happen if the vice handle is over tightly? अगर वाइस हैंडल को ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा, यानी जो बेंच वाइस होता है उसका स्पिंडल अगर ज्यादा टाइटली कर दें तो क्या होगा। स्पिंडल की क्षति होगी, कठोर जबड़े की क्षति होगी, फिक्स जबड़े की क्षति होगी, मूवेबल जबड़े की क्षति। यानी जो जबड़ा होता है मूव करता है, यानी स्पिंडल जब खोलते हैं तो जो जबड़ा होता है मूव करता है, आगे पीछे जाता है, उसकी क्षति होगी, उसकी कोई क्षति नहीं होगी, ठीक है। फिक्स जबड़े की क्षति होगी, यानी जो फिक्स जबड़ा रहता है, एक मूवेबल जाए फिक्स जाए, तो जो मूवेबल जा रहता है उसकी कोई क्षति होगी नहीं, उसकी भी कोई क्षति नहीं हो सकती है। कठोर जबड़े की क्षति, यानी जो उसमें फिक्स कठोर जबड़ा रहता है, दोनों को चिपका रहता है, उसमें कोई क्षति नहीं होगी। जो क्षति होगी यानी जो हानि होगा, जो डैमेज होगा, वो क्या होगा, स्पिंडल, ठीक है। जो रोटेट करते हैं स्पिंडल हैंडल जो होता है, फिर उसके नीचे स्पिंडल लगाए जिसपे हमारा आगे पीछे घूमता है स्पिंडल, उसकी क्या होगी, क्षति होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करें। देखिए, विच कैलिपर प्रोवाइडेड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशन। कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट में प्रदान में करता है, यानी इनसाइड, वुडलेग, आउटलेग, स्प्रिंग। यानी कैलिपर जो होता है आयामों का फाइन एडजस्टमेंट, यानी जो कैलिपर प्रोवाइड करता है अच्छी एडजस्टमेंट, यानी उसको अच्छे से एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल होता है, वो आरामदायक रहता है, वो किस में रहता है, स्प्रिंग में।
क्योंकि आप आसानी से उसको एक हाथ से टाइटली और ढीला कर सकते हैं। आउटसाइड में दोनों हाथ पकड़ के उसका लेग पकड़ के लेग जो होता है पकड़ते हैं, फिर ढीला करते हैं, टाइट करते हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। और लेग में भी सेम, इनसाइड में भी वैसा ही रहता है। स्प्रिंग में जो रहेगा, इनमें स्प्रिंग जब रहता है तो एक हाथ से टाइट करते हैं, ढीला करते हैं, ऑटोमेटिक आगे पीछे हो जाता है उसका लेग। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, विच मेटल कटिंग सा इज यूज टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शन, यानी बड़े क्रॉस सेक्शन की एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है? पावर सा, कंट्रोलर और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर। तो पावर सा जो हमारा ये नॉर्मली चलता है, पावर सा लकड़ी वगैरह कटता है, पावर सा उसका नहीं होता है। कंट्रोलर सा भाई नहीं। जो हमारा बड़े क्रॉस सेक्शन की कटिंग करने के लिए किया जाता है, सर्कुलर सा, ठीक है, सर्कल जैसे होता है उसको सर्कुलर सा, किस सा का यूज होता है? सर्कुलर सा। हॉरिजॉन्टल जो होता है हमारा बैंड जो होता है हॉरिजॉन्टल लगा रहता है, तो उसका हमारा यूज नहीं होता है। भारी कामों के लिए हॉरिजॉन्टल का यूज करते हैं। इसके लिए बड़े क्रॉस सेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टल, सॉरी, सर्कुलर सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। वाई मार्किंग टेबल आर मेड ऑफ कास्ट आयरन, यानी मार्किंग टेबल जिसपे हम मार्किंग करते हैं वो किस मटेरियल, अरे सॉरी, मार्किंग कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है? मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है, ये हमको बताना है। पहला क्या किया जा रहा है? सेल्फ लुब्रिकेशन, ठीक है, क्योंकि उसमें जो लुब्रिकेशन जो रहता है वो स्वयं अपना करता रहे उसके लिए, या फिर अधिक कठोरता बनाए रखने के लिए? नहीं, अधिक कठोरता के लिए वो नहीं रखा जाता है। मेंटेन यानी सटीकता, उसमें जो भी सटीकता बनाई रहती है कि उसमें कोई भी डैमेज ना हो या फिर कोई भी उसमें त्रुटि ना आए, उसके लिए नहीं। उसे बेफालतू का ठोकेंगे अगर तो वो खराब होगा, तो उसके लिए नहीं। थर्मल विस्तार के नहीं, उसमें कोई भी आंतरिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम ना आए उसके लिए नहीं। इसलिए उसको बनाया जाता है क्योंकि वो उसमें स्वयं लुब्रिकेंट होता है, वो अपना जो उसमें क्षरण होने का जो समस्या रहता है वो ना हो, उसमें लुब्रिकेंट जो होता है वो स्वयं करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ लुब्रिकेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गैस दिया है, उसका नाम पूछ रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ गैस, यानी इस गैस का नाम क्या है? वेबल गैस, एंगल गैस, सरफेस गैस या फिर यूनिवर्सल वेबल गैस। तो यूनिवर्सल वेबल गैस हम आपको दिखाए थे, ठीक है। यूनिवर्सल वेबल गैस कैसा होता है? वो नहीं है। सरफेस यानी जो सरफेस को चेक करने के लिए, ये नहीं होगा। एंगल, एंगल चेक करने के लिए सेम ऐसा ही रहता है, इसमें डबल रहता है, ठीक है। वेबल गेज, ये कौन सा गेज है? वेबल गेज है। कौन सा गेज है? वेबल गेज है। इसमें दो रहता है इसी टाइप, ऊपर एक रहता है वेबल प्रोटेक्टर गेज। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पर है देखते हैं। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है? विच फाइल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज ऑफ डाइज एंड मोल्ड, यानी मोल्ड और डाई के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है? तो रास्ट कट आपको बताइए लकड़ी और वर्क के लिए। बैरेट फाइल, टिंकर्स फाइल जो दिखाए थे आपको पिछले क्लास में, नहीं। किस फाइल का यूज होता है? रोटरी फाइल का। किस फाइल का? रोटरी फाइल। सही आंसर क्या होगा? रोटरी फाइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिपिंग क्लोरेड बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल, फाइलों के दांतों के बीच की फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि को क्या कहते हैं? देखिए ये धातु हटाने की विधि क्या कहते हैं? ब्रश, वायर ब्रश, कॉपर स्टिक, चाल्क पाउडर, यानी किस विधि से हटाते हैं उसको ये हमको बताना है, ठीक है। देखिए
ब्रश, ब्रश के द्वारा हमारा नहीं होता है विधि, वायर ब्रश। कॉपर स्ट्रिप, किससे? कॉपर स्ट्रिप विधि कहते हैं उसको। क्या विधि कहते हैं? कॉपर स्ट्रिप विधि कहते हैं। चाक पाउडर के द्वारा नहीं। चाक पाउडर जब घिसते हैं किसी सतह को तो उस पर हम लगा के घिसते हैं, चाक पाउडर नहीं। कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। Which vice is used for holding small work that require filing of drilling? यानी छोटे छोटे कार्यों जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग करते हैं? पिन वाइस, ये तो पतली चीजों के लिए करते हैं जो तार वगैरह पड़ते हैं। पाइप वाइस, जिसमें हम सिलेंड्रिकल गोल वस्तुएं, खोखला वस्तुएं पकड़ते हैं। हैंड वाइस जो रहता है छोटे छोटे टूल को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जो छोटे छोटे कार्य के लिए, ड्रिलिंग के लिए आवश्यकता पकड़ने की होती है उसको हम किसके द्वारा पकड़ते हैं? टूल डाई मेकर, टूल मेकर वाइस। कौन सी वाइस का यूज करते हैं? टूल मेकर वाइस। इसका सही आंसर क्या होगा? टूल मेकर वाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। Which hexa blade is used for cutting along curve? यानी किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? HSS ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड, फ्लेक्सिबल ब्लेडेड, डायमंड ब्लेडेड। देखिए HSS ब्लेडेड यानी जो घुमावदार कटिंग होता है उसको काटने के लिए हाई, HSS का मतलब हाई स्पीड स्टील। देखिए एचएसएस का मतलब होता है हाई स्पीड स्टील। ठीक है, ऑल हार्ड ब्लेड, सभी हार्ड ब्लेड, यानी हाई स्पीड स्टील का ब्लेड यूज नहीं कर सकते हैं, हार्ड ब्लेड उसमें हम नहीं यूज कर सकते हैं। घुमावदार जब कटिंग है तो मान लीजिए घुमावदार कटिंग है तो उसको काटने के लिए हम क्या यूज कर देंगे? फ्लेक्सिबल। क्या? फ्लेक्सिबल। जब फ्लेक्सिबल रहेगा तभी तो घुमावदार कटिंग करेगा। फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, हार्ड रहेगा तो जब थोड़ा घुमाव आएगा तो वहां पे वो ब्रोक हो जाएगा, टूट जाएगा। डायमंड ब्लेड, हीरा ब्लेड नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल ब्लेड। अगला देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कीवे, यानी कीवे। देखिए ये बताए हमें, ठीक है, कीवे को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं? किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए करते हैं, ये आपको बताना है। देखिए फ्लैट छेनी का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं? क्रॉस कट छेनी, पंचिंग छेनी नहीं, डायमंड पॉइंट छेनी, कॉर्नर जॉइंट के लिए। सब आपको डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन छेनी से आपको बता चुके हैं। तो किस छेनी का कीवे काटने के लिए किया जाता है? क्रॉस कट छेनी का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, आपको इसको बताए भी थे पिछली क्लास, पूरा फिगर के साथ डिफाइन किए थे। बताइए, यस के रूप में चिन्हित भाग, नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एक्स इन हैमर। ये जो क्या है हमारा? ये हैमर, इसके नाम पूछ रहा है जो ये यक्स के रूप में जो चिन्हित है। ठीक है, इसका नाम पूछ रहा है। पिन, फेस, चिक, आई होल, बताइए क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताए भी थे भाई, बताइए क्या है। ये पहले बताइए है क्या चीज, कौन सा है हमारा? स्लेज, क्रॉस, बालपिन। ठीक है, कौन सा है हमारे? देखिए ये कौन सा है हमारे? बाल पिन है। ठीक है, तो पिन, फेस, चिक, आई होल, चारों में से क्या है? तो आई होल जो है, देखिए आई होल दिया है क्या? आई होल,
आई होल ये हमारा कौन सा है, क्या है, ये हमारा जो है आई होल है, ठीक है। चिक, ये यहाँ पे जो हमारा वेट इसका होता है वो दर्शाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, चिक, चिक, ठीक है। फिर उसके बाद है फेस, ये जो आपका भाग होता है इसको हम कहते हैं फेस, ठीक है। आपका ये तीनों नहीं है, इन तीनों में से कहीं यक्स दिख रहा है, नहीं, यक्स कहाँ दिख रहा है, ये सिंपली क्या बच गया, पिन। ये क्या है हमारा, पिन। सही आंसर क्या हो गया, पिन, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। What is the purpose of क्रॉविंग ऑन द कटिंग एज ऑफ चीजल, छेनी का धार पर क्रॉविंग का उद्देश्य क्या होता है, छेनी की फिसलन रोके, कोनों की खुदाई की रोके, छेनी की सीधा रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने के लिए कटिंग एज को कार्य में घूमने, देखिए कार्य में घूमने के लिए नहीं, नहीं नहीं, उससे कार्य में थोड़ी घूमेगा, थोड़ा सा उसको ऊपर कर देंगे, क्रॉविंग कर देंगे, नहीं, छेनी को सीधे रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं। कोनों की खुदाई को रोकें, जो कॉर्नर होता है उसको खुदाई को रोकने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम जब काटते हैं तो हमारा उसको कॉर्नर से जो लगता है वो गहरा ना हो। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला कह रहा है हाउ टू प्रिवेंट द टूल रबिंग अगेंस्ट द वर्क सरफेस इन मेटल कटिंग प्रोसेस, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें, यानी जो धातु काटते हैं, काटने की प्रक्रिया में जब टूल हमारा वर्क सरफेस यानी जो वर्क सरफेस रहता है उससे रगड़ता है तो उसको कैसे रोका जाता है, ठीक है। लीप कोण को घटाया जाता है, यानी जो लीप कोण होता है, लीप एंगल, उसको घटाया जाता है, नहीं, लीप एंगल को हम नहीं घटाएंगे, ठीक है, वो सही। इंक्रीज रैक एंगल, ऊपर का जो कोण रहता है उसको बढ़ा करके, यानी ऊपर का ये जो कोण होता है, ठीक है, ये कोण होता है, इसको बढ़ा के यानी क्लियरेंस एंगल कम करेंगे, ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं। इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, जब क्लियरेंस एंगल ऊपर करेंगे तब सरफेस हमारा नहीं रगड़ेगा, यानी जब मान लीजिए हमारा ये है, मान लीजिए ये हमारा है, ठीक है, तो ये हमारा चीजल है, जब क्लियरेंस एंगल कम रहेगा ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा इस पे नीचे रगड़ेगा ही रगड़ेगा ये पार्ट, ठीक है, तो क्लियरेंस अगर अगर अधिक कर देंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो उसमें नहीं टच कर सकते। सही क्या होगा हमारा, क्लियरेंस एंगल कोण को बढ़ा करके, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, क्या कह रहा है अगला, पढ़िए। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथ स्टैंड शॉक और इम्पैक्ट, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक का इम्पैक्ट को सहन कर सके, जो शॉक और इम्पैक्ट दोनों को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, वो होता है हमारा क्या होता है, टफनेस, टफनेस यानी शॉक और इम्पैक्ट को सहन कर सकता है, वो टफनेस कहा जाता है। मंगूरता जो होता है उसको टूटने की, जो टूटने की आकृति होती है, यानी इसका कोई आकृति अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं कि वो किस आकार में टूटेगा, हार्डनेस नहीं होगा, टेंसिटी जो तो फैलने का गुण होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें टफनेस, सही आंसर इसका क्या होगा, टफनेस। नोट कर लीजिए इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सही आंसर इसका क्या है? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच पार्ट द मेजरिंग फेस फिटेड टू द फ्रेम ऑफ आउटसाइड मीटर, कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? एनविल, बैरल, स्पिंडल, रेचेट। देखिए माइक्रोमीटर जो होता है वो पूछ रहा है क्या होता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस, यानी जो जॉब होता है मेजरिंग, यानी जॉब को फेस मेजरिंग जो होता है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट रहता है। जो बाहरी माइक्रोमीटर होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर, उसके फ्रेम में क्या फिट रहता है? फ्रेम जो होता है हमारा ये, इस फ्रेम में क्या फिट रहता है, ठीक है, वो पूछ रहा है। एनविल, बैरल, स्पिंडल, रेचेट, स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारा बाहरी जो रहता है उसमें क्या रहता है? एनविल रहता है। इस साइड क्या रहता है? एनविल रहता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? एनविल। बैरल जो हमारा रहता है वो थिम्बल, स्पिंडल से जो थिम्बल जो रहता है उससे रिलेटेड रहता है उसके पास। ये हमारा गलत रहेगा। स्पिंडल जो हमारा उसके नीचे आगे रहता है। रेचेट स्टॉप बिल्कुल लास्ट पॉइंट जिसके द्वारा हम उसको लॉक करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा एन बी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सही आंसर इसका एन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोमीटर, इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है? ठीक है, डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड वर्नियर माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। देखिए, इससे पहले एक आपको माइक्रोमीटर का क्वेश्चन बताएं, ठीक है, वो भी अगर उसमें कंफ्यूजन होगा तो कोई मतलब कोई क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप बताइए, मैं उसको कमेंट के जरिए बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको थोड़ा यहाँ पे और कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत होगा तो यहाँ भी कंफर्म। डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउट वर्नियर माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर जो है उसमें फ्रेम लगा रहता है इस प्रकार का। ठीक है, वर्नियर में होता है तो वर्नियर आप देखें, वर्नियर वर्नियर माइक्रोमीटर। ठीक है, तीसरा दिया है इनसाइड, एक होता है हमारा ऐसे फ्रेम में आउट, एक इनसाइड। ठीक है, तो ये हमारा तीनों नहीं होगा। ठीक है, तीन हमारा पहले बाय, तो ये क्या है हमारा? डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक है, सही आंसर इसका ए डेप्थ माइक्रोमीटर। ये देखिए, वो उसमें क्वेश्चन में पूछा था कि जो गहराई मापते हैं वो किसके द्वारा मापा जाता है। देखिए, ये आपका जो है इसी के द्वारा गहराई को हम मेजर करते हैं, याद करते हैं। ये हमारा क्या है? एक्सटेंशन रॉड है। एक्सटेंशन रॉड, ठीक है, ये हमारा बेस है। ठीक है, ये मेन स्केल, थिम्बल स्केल, मेन स्केल, थिम्बल स्केल जो भी कह लीजिए। ठीक है, फिर हमारा ये हमारा ऊपर का होता है रैचेट, ये हमारा रैचेट होता है। ठीक है, ये हमारा थिम्बल होता है, सॉरी थिम्बल, ये हमारा थिम्बल। इस पे हमारा ये क्या किया गया है? नर्निंग किया गया है। ठीक है, ये हमारा वर्नियर स्केल हो गया, सॉरी थिम्बल स्केल हो गया। ये हमारा थिम्बल है, थिम्बल पे हमारा स्केल बना है। ठीक है, ये हमारा लॉक हो गया, ये लॉक करने के लिए। ठीक है, ठीक है, कंफर्म हो गया। पिछला वाला क्वेश्चन में पूछा था किसके द्वारा गहराई मापते हैं? एक्सटेंशन रॉड। इसमें अगर अधिक से अधिक करना होता है, मतलब एक से नहीं होता है, तो उसमें ज्वाइन कर लेंगे एक्सटेंशन रॉड, फिर उसके बाद और इसमें बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमारा गहराई चेक हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा माइक्रोमीटर है? डेप्थ माइक्रोमीटर। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। सही आंसर इसका ए। देखिए, हाउ द ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? यानी मशीन स्पिंडल जो होता है
उस पे ड्रिल चक को कैसे पकड़ते हैं? बाई आर्बर द्वारा, सॉकेट द्वारा, स्लीव द्वारा, विशेष क्लैंप द्वारा। तो विशेष क्लैंप उसमें हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। स्लीव जो होता है वो ड्रिल मोटर ड्रिल बिट है, उसको लगाने के लिए, उसमें ड्रिल चक में नहीं हो रहा तो उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। बाई सॉकेट, सॉकेट उसमें जो लगाते हैं उसके द्वारा नहीं, किसके द्वारा हम यूज करते हैं? लगाया जाता है बाई आर्बर के द्वारा, आर्बर के द्वारा हम उसको ड्रिल चक को लगा पकड़ा जा सकता है, ठीक है। इसके द्वारा पकड़ते हैं, कैसे पकड़ा जा सकता है? आर्बर के द्वारा पकड़ते हैं, ठीक है। सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। Which drilling machine the spindle head is moved toward or away from the column? कौन सी ड्रिलिंग मशीनिंग में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? यानी कौन सी मशीन होती है ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास से और दूर करा जा सकता है, ठीक है। कल आपको बताए थे कि वर्कपीस हमारा एक पास रहेगा, ठीक है, और उसका जो कॉलम है, कॉलम स्पिंडल हेड को इधर उधर हम कर सकते हैं। आपको बताए थे, मान लीजिए वर्कपीस है यहाँ यहाँ ऐसे कई जगह ड्रिल करना है, वर्कपीस हम एक जगह बांध दिए तो उसका ड्रिल जो स्पिंडल कॉलम होता है, ड्रिल चक होता है, उसको हम इधर उधर, स्पिंडल जिसमें लगा रहता है पूरे हमारा पार्ट में, उसको हम इधर उधर घुमा घुमा के कर सकते हैं। वो कौन सी मशीन में बताए थे? रेडियल ड्रिल मशीन में। सही आंसर क्या होगा इसका? रेडियल ड्रिल मशीन, ठीक है। पिलर ड्रिल मशीन में हमारा नहीं होता है क्योंकि हमारा ये फिक्स रहता है, ये हमारा इधर उधर मूव नहीं करता है, जो आपका फिगर भी दिखाए थे। गैंग ड्रिलिंग मशीन में भी नहीं होता है, संवेदन बेंच ड्रिलिंग मशीन, संवेदन बेंच ड्रिलिंग मशीन में भी हमारा नहीं होता है क्योंकि बेंच ड्रिलिंग मशीन में फिक्स रहता है, वो इधर उधर रिमूव नहीं करता है। नोट कर लीजिए इसको। ये अगला क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, which type of screw thread are rounded at the crest and root? किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? बीए थ्रेड, बीएसएफ थ्रेड, बीएसडब्ल्यू, एक्मी धागा। तो एक्मी धागा हमारा नहीं होता है, इसमें जो थ्रेड को रूट कास्ट किया जाता है उसको बीएसडब्ल्यू कहा जाता है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? बीएसडब्ल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं पूछ रहा है चित्र, व्हाट इज द नेम ऑफ टैप रिंच? ये कौन सा टैप रिंच है? बॉक्स टाइप टैप रिंच या फिर सॉलिड टैप टैप रिंच, टी हैंडल टैप रिंच, एडजस्टेबल टैप रिंच? तो बॉक्स जो रहता है ये पूरा नहीं रहता है, ठीक है। बॉक्स टाइप रिंच हमारा ये नहीं है, पूरा बॉक्स टाइप। सॉलिड टाइप टैप रिंच, ठीक है। क्या कह रहा है दूसरा? सॉलिड टाइप टैप रिंच। ये कौन सा है हमारा? पूरा ये भरा हुआ है, सॉलिड है, ठीक है। टैप रिंच हमारा, ठीक है, कौन सा है? सॉलिड। टी में हमारा नीचे भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा, ठीक है। ये हमारा गलत हो जाएगा, एडजस्टेबल इसमें हम नहीं कर सकते हैं, तो एडजस्ट करने के लिए नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सी बी हमारा सही आंसर, ठीक है। कौन सा सही आंसर? बी, सॉलिड टाइप टैप रिंच। कौन सा है? सॉलिड टाइप। अगला कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन टैप ड्रिल साइज? टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? बताइए। टैप ड्रिल जो होता है उसको गणना करने का सूत्र क्या है? ठीक है, टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। आपको कल बताए थे, ठीक है, पिछली क्लास में ये क्वेश्चन शायद बताए थे। तो इसका सही आंसर जो है टैप ड्रिल
की साइज यानी जो ड्रिल बिट है हमारा टैप ड्रिल है उसका साइज, फिर मेजर डाया, फिर जो डाया है उसका साइज, फिर उसके बाद -2 इंटू फिर जो डेप्थ उसकी गहराई है उसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये आपका 3 गलत है। सही आंसर क्या है? ए, टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया इंटू -2 इंटू डेप्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। क्या कर रहा है, विच एक्टिविटी cause excessive wear and shattering of drill bit in drilling? कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अतिरिक्त घिसाव और आवाज करने का कारण है? देखिए, बहुत तेज फीड, अगर बहुत तेज फीड कर देते हैं तो उसमें आवाज करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो होता है टू स्लो फीड, यानी बहुत धीमी गति से फीड जब करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, आवाज आता है। ठीक है, मोर कटिंग स्पीड, अधिक काटने की गति, नहीं अगर अधिक काटते हैं तो नहीं, तो स्लो पोजिशन। सही आंसर क्या होगा, यानी फीड रेट जो उसका है बहुत धीमी गति से फीड दर है तो उसमें आवाज आता है, स्पिंडल से हमारा नहीं। देखिए, इसका रीडिंग पूछ रहा है, पिछले में आपका इसका रीडिंग बता दूं, ये मेन स्केल, थिम्बल स्केल, मेन स्केल, वर्नियर स्केल। ठीक है, वैसे ही इसका रीडिंग निकाल लेंगे, इसका रीडिंग निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, सही है, बी। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको बताए हैं, बार बार बता चुके हैं। देखिए, which part of combination set is used to mark and check angle 90 डिग्री एंड 45? कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? रूल, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड। रूल के द्वारा हम नहीं करते हैं, सेंटर हेड वो बस सेंटर को चिन्हित करता है। स्क्वायर हेड के द्वारा जो होता है वो हम करते हैं, किसके द्वारा, स्क्वायर हेड। प्रोटेक्टर हेड, प्रोटेक्टर हेड जो होता है वो हमारा चांदा जो होता है उसको प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें।
देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई रिब आर प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। यानी एंगल प्लेट जो होता है आपका, जिसपे पकड़ के मार्किंग करते हैं जॉब को, उसमें रिब्स यानी जो स्पेस कटे रहते हैं ऐसे ऐसे गोल गोल जैसे, इस टाइप के कुछ कटे रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं, अलग अलग प्रकार के उसमें कटे रहते हैं। उसी को पूछ रहा है क्यों प्रदान किया जाता है, क्यों बनाया जाता है। समतलता प्रदान करने के लिए, यानी उसको बराबर रखने के लिए नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको बराबर रखने के लिए नहीं, वो खुद एंगल के नुमा रहता है तो अपना समतलता खुद चौकोर जैसे रहता है, वो स्टैंड हो जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा करा है प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन, यानी विकृति को रोकने के लिए, यानी उसका आंतरिक संरचना उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसमें कोई त्रुटि ना आए, उसके लिए क्या होता है, उसमें रिब्स प्रदान किए जाते हैं। किसके लिए, विकृति को रोकने के लिए। सही आंसर क्या होगा, विकृति को रोकने के लिए। तीसरा दिया है प्रोवाइडेड स्क्वायरनेस, यानी चौकोरपन प्रदान करने के लिए। तो चौकोरपन प्रदान करने के लिए नहीं होगा, ठीक, चौकोरपन प्रदान करने के लिए नहीं, ठीक है। लास्ट कह रहा है सपोर्ट द मशीनेड सरफेस, यानी मशीन सतह को सपोर्ट करने के लिए, यानी मशीन का जो सतह होता है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो मशीन सतह से इसका कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये सरफेस प्लेट पे हम इसको रख के यूज करते हैं क्या करने के लिए, अपने वर्क पीस पे पकड़ को सपोर्ट करने के, मार्किंग करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, विकृति को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वी ब्लॉक, इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। कौन सा ये वी ब्लॉक है ये बताना है। सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल डबल ग्रुप, डबल ले डबल लेवल सिंगल ग्रुप, ठीक, डबल लेवल डबल ग्रुप, ठीक है। तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, देखिए ये कह रहा है कि इसमें ग्रुप कितने हैं और लेवल कितने हैं, ठीक है। तो लेबल इसमें कौन सा होता है, ग्रुप कौन सा है, ये आप पहले जान लीजिए। ये जो आपका होता है, ये जो आमने सामने नीचे ऊपर और नीचे कटा रहता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, लेबल होता है, ठीक है। और ये साइड जो क्लैंपिंग करने के लिए, वी ब्लॉक को क्लैंपिंग करने के लिए यूज किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, ग्रूव। ये आपका ग्रूव होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक ग्रुप दो ग्रुप, कितने ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं, अरे सॉरी एक ग्रुप, इधर भी एक ग्रुप, इसके नीचे ठीक एक और रहता तो ये डबल ग्रुप हो जाते, ठीक इसी प्रकार एक और नीचे रहता तो, ठीक है। और लेवल इसमें कितना है, एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, कितने, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। तो इसका सही कौन सा आंसर दिख रहा है इसमें, पहला कह रहा है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। तो क्या है इसमें, लेवल दो है और ग्रुप जो है सिंगल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये तीनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। डी इसमें डबल लेवल डबल ग्रुप दे रहा है, तो लेवल तो हमारा डबल है, ठीक है, लेकिन ग्रुप सिंगल है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ द स्टील फॉरगेबल, स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फॉर्म हो सकता है, यानी स्टील में जो कार्बन होता है वो कितना फॉर्म हो सकता है, अप टू 1.2%, अप टू 1.7%, अप टू 1.9%, अप टू 2.1%। तो जो स्टील में कार्बन कंटेंट फॉर्म होता है वो जो होता है हमारा कितना, 1.7%, कितना होता है, 1.7% मिनिमम होता है।
ये बहुत लो पॉइंट हो जाता है, ठीक है, ये हाई रहता है आपका, ये सबसे अधिक हो जाता है। तो आपका कार्बन कंटेंट जो होता है स्टील वो कितने पे होता है, 1.7%, ठीक है। देखिए पार्ट 5 का आपका क्लास खत्म हो चुका है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे जो नया कॉन्टेक्ट रहेगा, आपका नया मॉड्यूल रहेगा। बेसिक फिटिंग जो है आपका समाप्त हो चुका है। बेसिक फिटिंग का हम लोग कितना पार्ट पढ़ा, 5 पार्ट पढ़ा। क्वेश्चन बहुत अधिक थे तो उसको 5 पार्ट में करके हमने 5 पार्ट उसका पढ़ा, बेसिक फिटिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का जो बेसिक फिटिंग था, मॉड्यूल फर्स्ट बेसिक फिटिंग, वो हमने आज समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे रहेगा, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ विनायक नेशनल ITI में, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेसन के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।